बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सईदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन बहुत खुश भी होंगे क्योंकि हम अपने ग्रुप का 5वां मैच भी जीत चुके हैं और मुसलसल 5 मैच जीत लिए। बिल्कुल, हमने मुसलसल जो है 5 मैचेस जीत लिए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच। ढेर सारे रिकॉर्ड हैं जो हमने अपने नाम किए हैं, वो भी हमने आपको बताने हैं। और बाबर आजम ने बेहतरीन एज अ कैप्टन शुएब मलिक ने बिल्कुल और शुएब मलिक ने बेहतरीन किया। अमिताभ बच्चन साहब की ट्वीट की भी नफी कर दी उन्होंने, जो उन्होंने ट्वीट की थी। सब पे बात करेंगे। सबसे पहले कल होने वाले दोनों मैचेस का जिक्र करेंगे क्योंकि पहले मैच ने हमें ये बताया कि भारत जो है वो अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया था। और दूसरे मैच कितना खुश हो रहे थे हम लोग और कितनी खुशी महसूस हो रही थी हम जब हमें पता लगा कि न्यूजीलैंड जीत गया और भारत जो है वो इस टूर्नामेंट से आउट हो गया। मसला ये था कि जो अफगानिस्तान और भारत का मैच था ना, उसकी वजह से ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा पाया जा रहा था कि जिस तरह का वो मैच हुआ था, तो लोग ये चाह रहे थे कि अब न्यूजीलैंड जो है बासानी जीते। न्यूजीलैंड बासानी जीता। उसके बाद पाकिस्तान ने 500 मैचेस जीत लिए हैं। जी, वर्ल्ड कप में ये नहीं होता, ये पहली बार ही हो रहा है पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो, पहली बार हो रहा है। और हमजा जिस तरह से रिकॉर्ड्स में तोड़े हैं वो भी कमाल था। और अगर हम देखें तो भारत की जो उम्मीदें और उसका जो गुरूर है दोनों खाक में मिल गए। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर भारत को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 125 रन के हदफ को हासिल करके न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ खुद सेमीफाइनल को क्वालिफाई कर लिया बल्कि अफगानिस्तान और भारत दोनों को ही टूर्नामेंट से आउट कर दिया। पाकिस्तान का मैच हुआ स्कॉटलैंड के साथ। अच्छा, उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा खेल पेश किया। जिस तरह से बाबर आजम ऊपर से खेले, नीचे हफीज ने आके अच्छी बारी लगाई और शुएब मलिक ने आके तो कमाल ही कर दिया ना। पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट T20 हाफ सेंचुरी उन्होंने की है और राहुल ने इस वर्ल्ड कप में जो है तेज तरीन जो हाफ सेंचुरी की थी उसके बराबर जो है शुएब मलिक ने भी कर दिया। आखिरी ओवर की बात करें, शुएब मलिक के हमजा अगर वो 6 छक्कों की बात है, ये अब तो 6 छक्के के मशहूर हो जाने कि इन्होंने 6 छक्के मार कर तो इन्होंने इतने ज़बरदस्त बनाया, यानी कि 18 सिर्फ बॉल्स पे उन्होंने 54 रन बना लिए। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने। अच्छा जी, अब है क्या, अब भाई मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम इंतज़ार कर रहे थे साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, तो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले भी हम एक सेमीफाइनल खेल चुके हैं, जीत के बिल्कुल करीब थे कि आखिरी ओवर सईद अजमल का था, वो कुछ अच्छा ऐसी बातें ना करो। वैसे हमें अच्छी बातें करनी, याद करना ना, हमने बदला लेना है। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ से हम लोग आगे आ रहे, इतनी मजबूत हम टीम बन के आगे आ रहे हैं माशाल्लाह से। हम माशाल्लाह भी कहेंगे, नजर भी नहीं लगनी चाहिए हमारी टीम को। वो भी बड़ा अच्छा मैच था। उमर अकमल ने बड़ी बेहतरीन उसमें इनिंग्स खेली थी। खैर, बात करेंगे साबिक कप्तान है कौमी टीम के, साबिक टेस्टर हैं आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, 500 मैच जीत गए, मतलब हमारी तबीयत में ऐसी रवानी कभी भी नहीं थी जो अब हम देख रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब सेमीफाइनल पे नजर है, ग्राउंड पाकिस्तान को सूट करती है या ऑस्ट्रेलिया को कुछ ज्यादा सूट करती है? नहीं, मेरा ख्याल है दुबई में पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। उसकी वजह ये है कि वहां पे इतना ज्यादा बाउंस नहीं है और बल्ले के ऊपर गेंद जो है वो आएगा। ठीक। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर जिस स्पिरिट के साथ खेल रहा है, अगर खेलता रहे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को आराम से जो है वो शिकस्त दे सकता है। सही। अच्छा आमिर सुहेल साहब, अगर हम बात करें फ़खर ज़मान की, तो हम मुसलसल उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। क्या वजह आपको समझ आ रही है? और दूसरा ये कि अगर हम सेमीफाइनल में खेलने जा रहे हो तो हमें इनको इस नंबर पे ही दोबारा चांस देना चाहिए या फिर थोड़ा कुछ चेंजिंग कर लेनी चाहिए इनके बारे में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज की जरूरत है। और अगर आप फ़खर ज़मान टेक्निक की बात करें तो वो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उसके लिए बड़े सूटेबल हो गए, क्योंकि इनको बैक ऑफ द लेंथ बॉल जो है बैट की जो स्विंग है उसके मुताबिक बड़ा सूट करता है। तो हमें उनको सिर्फ इनकरेज करना है, इतनी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो चेंज करने की जरूरत है वो मेरा ख्याल है वो ये है कि अब सारी टीमों को पता लग गया कि पाकिस्तान जो है किस स्ट्रैटेजी से खेल रहा है। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो है वो एडजस्ट करनी है। अब देखिए कि शुरू में हम आराम से आके खेल रहे हैं, दरमियान में गेम को लेके चलते हैं, आखिरी ओवर्स में हम लोग जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल्स में जो ऑपोजिशन है उसको सरप्राइज करने के लिए और उसको थोड़ा सा ऑफ गार्ड करने के लिए हमें मिडिल ओवर में थ्रॉटल के ऊपर पाँव रखना है,
और इनके ऊपर अटैक करना है ताकि एकदम से ये जरा बुखलाएं और हमें एडवांटेज मिले और आखिरी ओवर्स तक गेम को ना लेके जाए। इसमें आपको थोड़ा सा जल्दी अटैक करना पड़ेगा और मे भी आखिर में आप 8-8 रन के जरिए वो अपने ओवर्स कंप्लीट करें, लेकिन मिडिल ओवर्स में आपको अटैक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मिडिल और जो ओवर्स हैं उनमें आपको अटैक करना पड़ेगा। अच्छा आमिर भी, हमने दोनों बारियां खेल ली, हमने पहले भी बैटिंग कर ली है, उसकी भी हमें प्रैक्टिस हो गई, बाद में भी कर ली है और बॉलिंग के भी हमें आइडिया हो गया है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम को कुछ ज्यादा मुश्किल होती है बाद में बॉल करते हुए? इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये देखिए कि दो आपके पास वीकर ऑपोजिशन। हाँ जी। और वीकर ऑपोजिशन के साथ आपने 2 मैचेस खेले हैं एक बड़े मैच से पहले, उसका फर्क तो पड़ता है। जब बड़ी टीम आती है तो एकदम से वो आपको चैलेंज करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्केजुअल में पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का कंसर्न जो नजर आ रहा है मुझे, वो ये है कि आपने पिछले 2-3 मैचेस में देखा है कि शाह अफरीदी का गेंद नया स्विंग नहीं हुआ। हाँ जी। और हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो नो बॉल भी कर रहे हैं जी। ये एक कंसर्न है, इसको हमने जल्दी से ओवरकम करना है। और नया बॉल अगर स्विंग करता है शाहीन शाह का सेमीफाइनल्स में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दोनों ओपनर्स ने स्कोर तो किया है, लेकिन वो जब पारी लेने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के तो वो आपको कंफर्ट लेवल नहीं देते कि ये स्कोर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा अगर हम देखें कि सेमीफाइनल और फाइनल में टॉस की हमारे पास सामने कितनी ज़्यादा अहमियत होगी कि हम अगर टॉस जीते तो हमें क्या फैसला करना होगा? देखिए बात यह है कि अब हमने तो आज सजेस्ट किया है कि अगर आप ये मैचेस सेमीफाइनल इम्पोर्टेंट हैं, मैच 6 बजे की बजाय 7 या 7:30 बजे करें तो दोनों टीमों के लिए, अगर ऑस है तो दोनों टीमों के लिए सही है, तो इसको डिसएडवांटेज नहीं होगा। ठीक है। तो टॉस तो इम्पोर्टेंट होगा जी, अगर ऑस पड़ती है तो फिर बॉलिंग तो बड़ी टीमों के साथ मुश्किल हो जाती है ना। ठीक है। आमिर भी ये भी जरा बताइएगा, हमने मोहम्मद हफीज को ओवर नहीं दिया, हमने शुएब मलिक को ट्राई नहीं किया, लेकिन आप समझते हैं कि सेमीफाइनल में हम फिर से हफीज को कम से कम देखेंगे कि वो ओवर कर रहे होंगे, जानबूझ के उनको ओवर नहीं करवाए गए? देखिए सिचुएशन ही नहीं आई, आपके सारे जो फ्रंट लाइन बॉलर है वो अच्छा है। उसके बाद कल शादाब ने भी जो है थोड़ा सा स्लाइड किया गेंद तो उसका ना सिर्फ टर्न हुआ बल्कि बाउंस होना शुरू हो गया। तो आई थिंक ये अच्छी चीज है कि आपने अपने मेन स्पिनर के साथ ज्यादा वो स्टार्ट किया और वीकर ऑपोजिशन के खिलाफ उनको पूरे ओवर करा के कॉन्फिडेंस दिया। आई थिंक अगर जरूरत पड़ेगी तो हफीज के पास एक्सपीरियंस भी है और आपने देखा कि जब जब हफीज को बॉलिंग दी गई है उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आमिर भी हमें ये भी बताइएगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की टीम को देखें तो आपको वैसे सफ़े पर कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर लग रही है और इस वक्त जिस मोमेंटम में है पाकिस्तान की टीम उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी है? देखिए मोमेंटम के हिसाब से तो पाकिस्तान की टीम बहुत आगे है ऑस्ट्रेलिया जी। सही। ऑस्ट्रेलिया बिट्स एंड पीसेस में क्रिकेट खेल रहा है। देखिए उनका कोई ना कोई प्लेयर जो है एक प्लेयर आके अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ जी। देखिए जिस तरह पाकिस्तान ने आखिरी 2 मैचेस में 3 मैचेस में पूरी टीम को आउट नहीं किया, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी प्रॉब्लम है कि अच्छी टीमों के खिलाफ उनकी बॉलर्स जो है वो इतने ज्यादा कामयाब नहीं हुए और स्पेशली जब उनका भी गेम स्विंग नहीं करता उनको भी काफी ज्यादा मार पड़ी। बिल्कुल। अच्छा आमिर सोहेल साहब अगर हम देख रहे हों जैसे कि अब हम देख रहे हैं मोहम्मद हफीज़ कितना ज़बरदस्त खेल रहे हैं, शुएब मलिक कितना ज़बरदस्त खेल रहे हैं, अगर नीचे नंबर पे आ जाएं आसिफ अली की बात करें वो भी अच्छा खेल रहे हैं, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है तो आपको क्या लग रहा है आ रही है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी फिर पाकिस्तान में? देखिए सेमीफाइनल जो है वहाँ तक तो पहुँच गए, आगे बड़ी मेहनत की जरूरत है और गलतियाँ कम करने की जरूरत है। इस वक्त जो मोमेंटम है वो आपको यकीन दिला रहा है कि अब ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में आएगी, लेकिन पाकिस्तान टीम को अच्छा खेल रहा है और हमें सबको भी दुआएं मिलकर करनी चाहिए कि गलतियां ना करें और ट्रॉफी हमारे पाकिस्तान में जाए। इंशाल्लाह जी ट्रॉफी पाकिस्तान ही आएगी। बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल साहब, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करें और बाकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान को दुआओं की जरूरत है। एक रात दुआ करवाती है सबसे पहले कि आज मैच है, आज आप लोगों ने दुआ करनी है, तो दुआ तो
पूरा पाकिस्तान कर ही रहा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे भी हमें उम्मीद है। बहुत ज़्यादा जो टीम को अगर वो हौसला मिल रहा होता है हमजा, तो वो वहाँ की ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इस टाइम मतलब वो हो रही होती है, और उन्होंने खुद भी मतलब इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि पाकिस्तानी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनको कर रही होती है, इनकरेज कर रही होती है, तो फिर वो जो उनके जज्बात है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, सेमीफाइनल जो है 11 तारीख को होगा पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ, और जो दूसरा सेमीफाइनल है जिन्होंने हमें फाइनल में ही हमारा मुकाबला किसी टीम से होगा इंशाल्लाह, वो न्यूजीलैंड होगी या इंग्लैंड होगी, इन दोनों का सेमीफाइनल हो रहा होगा, एक रोज़ पहले हो जाएगा, तो उनका तो फैसला पहले हो जाएगा, हमारा फैसला एक रोज़ बाद हो रहा होगा, तो फिर इंशाल्लाह फाइनल में क्वालिफाई करेंगे, तो फिर वो खुशी भी मनाएंगे और फाइनल के लिए भी फिर दुआएं करेंगे। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक अहम मसला है कि अवाम का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में महंगाई है इस वक्त, और जिसकी शरह इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल की बात हो, बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया की कीमतों की बात हो, हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी हमजा रोज़मर्रा की अगर इस्तेमाल की अशिया की बात करें, वो लोगों की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। बिजली की बात कर लें, गैस की बात करें, तो बढ़ती हुई कीमतों के बायस ना सिर्फ मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है, बल्कि जो आम शहरी हैं उनके साथ साथ अब तो ताजिर और सनतकार जो बरादरी है वो भी सदाए एहतजाज बुलंद करती में नजर आ रही है, और अफराते ज़र जो है वो करेंसी की कदर में कमी की वजह से सामान और खदमाती कीमतों में इजाफा भी हो गया। और लोगों के ज़राए आमदन पहले ही कोरोना की वजह से हमने देखा कि उस पर मनफी असरात पड़ रहे थे, जिसके बायस वो शायद आधे या उससे भी कम हो चुके थे। और आज के दौर में अब दो नौकरियां वैसे कैसे की जा सकती हैं, अगर लोग कर भी रहे हैं तो फिर भी वो कहते हैं कि जी कि हमसे गुजारा ही नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से हम अपना गुजर बसर जो है वो मुमकिन बना रहे हैं। और पाकिस्तानी करेंसी की कदर में गिरावट भी महंगाई का बहुत बड़ा सबब है। बिल्कुल, इसीलिए ऐसे मुआशी इक़दाम उठाने की अशद ज़रूरत है अब, जिनसे रुपए की जो साख है वो मजबूत हो सके। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की अगर हम बात करें तो हालिया इजाफे से महंगाई की नई लहर आ गई है, और अशिया खुरोनोश की कीमतों को हम देखें तो उनकी भी कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है मुल्क में। हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शारिक बोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शारिक बोहरा साहब। अगर हम अब देखें महंगाई जिस तरह की सूरत हाल है, मईशती पर कितने असरात पड़ रहे हैं बुरे इसके, और ये कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं महंगाई की जो अब वेव अब नहीं आई है, ये कब तक जारी रहने का इम्कान है? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो महंगाई है उसका जो तनासुब है पाकिस्तानियों के पर कैपिटा इनकम से जी, वो बहुत बड़ा मिसमैच है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर एक आदमी की पर कैपिटा इनकम 40-45 हज़ार डॉलर है, तो वहाँ भी पेट्रोल की कीमत जो है वो इतनी ही है जितनी आज पाकिस्तान में 140-50 रुपए। तो जब भी हम इन्फ्लेशन को या महंगाई को कंपेयर करते हैं, और तो करना चाहिए उन गरीब आवाम की जो कुव्वत इस्तात जो उनकी है परचेज की, उससे। अब यहाँ पर हो ये रहा है पाकिस्तान में कि एक वक्त था कि हमारा प्राइड ये था कि दुनिया में कुछ भी हो, हमारा जो किसान, हमारा गरीब आदमी जो था, वो अपनी ही पैदा की हुई जो ज़रई अजनास थी, जो फूड था, उससे हम बड़ा प्राइड था हमारा कि जी कुछ भी हो जाए हर चीज़ हम खुद पैदा करते हैं। दूध हमारा है, गंदम हमारी, चावल, चीनी, दालें, सब्जी, फ्रूट, तो हम पर पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन आता था उसका असर नहीं होता था। बट चूंकि हमारे यहाँ ये तमाम जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हों, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के हों, वो पिछले 10-20 साल में बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और हमारी जो इन्फ्लेशन है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक हमारी अपनी नाअहली से है, उसका ताल्लुक इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से डेफिनेटली होगा, लेकिन एज मैटर ऑफ कंपैरिजन वो परसेंटेज वो बहुत कम है। हमारी जो अपनी नाकिस प्लानिंग, हमारी जो प्रोडक्शन डाउन हुई, हमारी जो एग्रीकल्चर ख़राब हुई, उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा ख़राब है। ठीक है शारिक बोहरा साहब, सनतकारों के इस वक्त क्या मसाइल हैं? आम आदमी का जो मसला है वो तो हम बात भी करते रहते हैं, उस बेचारे को तो अपने किचन के मसाइल से ही कोई अलहदा सोच ही नहीं आ रही कि मेरे तो किचन के मसले इतने ज़्यादा हैं। दूसरा, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ठीक हैं? जिस तरह से गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने बेहतरीन काम किया है, लेकिन आलमी हालात जो हैं वही साजगार नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? आपको ये मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है? देखिए, गवर्नमेंट ने कोई अगर ये कहें कि जी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है, आई डोंट थिंक सो।
पाकिस्तान में आप देखें कि कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, कोई अभी तक एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है, एनर्जी की कोई पॉलिसी नहीं है। जो सबसे बड़ा क्राइसिस हमारी इंडस्ट्री को इस वक्त है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नो पॉलिसी रिगार्डिंग एनर्जी, पेट्रोल है, गैस है। ये ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मुंसलिक है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ अटैच्ड है, और इसके बारे में गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट भी इस वक्त एडहॉक बेसिस पर, दुनिया में ऑयल की प्राइस बढ़ती है, वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया, हम नहीं बढ़ाएंगे, रात को फिर वो बढ़ जाता है। इसी तरह आज आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि जी हम जो गैस सब्सिडी इंडस्ट्री को देते थे वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। एग्रीड, सब्सिडी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, जेन्युइन प्राइसेस पर चीज़ें जो हैं मिलनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। तमाम लोगों को एक जैसा सलूक होना चाहिए इंडस्ट्री में, चाहे वो लोकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो। लेकिन वो तब मुमकिन है जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी क्वालिटी बेहतर हो और हमारे पास कोई एज हो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पास ये एज है, ये एज है, तो वो तमाम जो एजेस हैं वो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे वर्ल्ड वाइड मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए, तो ये सारी कोशिशें जो हुकूमत की नेक नियति है ये ज़ाया हो जाएगी। मैं हमेशा ये एम्फसाइज करता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हमको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पर फिर कायम रहना चाहिए। किसी प्रेशर में आके हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेफिनेटली हैं जहां हुकूमत जो है वो बेबस नज़र आती है। लेकिन अगर आपका पॉलिसी में इतनी ताकत हो, इतनी स्ट्रेंथ हो, तो फिर उसके असरात इंडस्ट्री पर भी कम पड़ते हैं और एक आम आदमी पर भी कम पड़ते हैं। ठीक है शारिक गोरा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अब आपको आपकी वैसे वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात होती है इस मामले के ऊपर, मुशीर ख़ज़ाना से भी आप राब्ते में रहते हैं, आप लोग मशवरे भी उनको देते हैं, तजावीज़ भी दे रहे होते हैं। ये बता दीजिएगा उन तजावीज़ पर कितना अमल हो रहा होता है, गवर्नमेंट की कितनी विल आपको नज़र आ रही होती है और फिर मसाइल गवर्नमेंट को क्या आ रहे हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है, चेंबर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो तो रेगुलरली प्रॉबली ऑन डेली बेसिस हम गवर्नमेंट को कह रहे होते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन चूंकि जो गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी और जो उनकी मैनेजमेंट है वो खुद इतनी इनकंसिस्टेंट रही है पिछले कई सालों में, वो हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो चेंज हो जाती है। तो एक नए आदमी के आने से एक नई सोच आ जाती है, एक नई स्ट्रेटजी आती है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस पर एम्फसाइज करता हूँ कि लोगों के आने से, वज़ीर ख़ज़ाना के या FDR के चेयरमैन के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जिस पर हर ब्यूरोक्रेट, हर वज़ीर जो है वो अपनी सोच या अपनी चीज़ों को ना लाए, बल्कि वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ जाए, ऑलरेडी जो पॉलिसी हो उस पर काम करता रहे। तो ये जब होगा तो इंशाल्लाह आई थिंक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है शारिक गोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले बात से आप बात कर रहे थे और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाएं, फिर खा जो भी मसाइल सामने आ रहे हैं उससे पीछे मत हटा। और बिल्कुल, और अगर इतने मसाइल आ भी रहे होंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा होगा अगर लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो, अगर पॉलिसीज बनाई हो। खैर हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं ब्रेक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे हुकूमत की कश्ती इस वक्त महंगाई के बेकाबू तूफान के सामने हिचकोले खा रही है, जिसने अपोजिशन इत्तेहाद के मुर्दातन में नई जान डाल दी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला करते हुए मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। इसको ऐसे कहा जाए कि जी कि अपोजिशन को एक मौका फिर से मिला है गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसके लिए वो पर भी तोल रहे हैं। खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब की बात कर ली जाए तो वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, सबसे राब्ते भी कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में ये फैसला अब कर लिया गया कि तमाम ज़िले और तहसील हेडक्वार्टर्स में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, जिसका आगाज़ 13 नवंबर से। अच्छा, जिसके बाद हमजा कहा गया कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा और PDM जो क़यादत है उन्होंने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक इमरान खान को घर भिजवा कर ही ख़त्म होगी। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान को घर भिजवा देने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या आवाम को आप में कुछ अल्टरनेट नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? खैर,
नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी रहनुमाओं से तो टेलीफोनिक राबते कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी उन्होंने रब्ता किया था, अब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से और महमूद खान अचकज़ई साहब को भी फ़ोन करके मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर उन्होंने तबादला ख्याल किया, उनको बताया कि महंगाई हो गई है। आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, क्यों नहीं हम बाहर निकल रहे हैं? और अगर हम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि महंगाई से निजात के लिए इमरान खान से छुटकारा ज़रूरी है। अब वो सारे भी यही बातें कर रहे हैं। खैर हम देखेंगे अब क्या होता, क्या पीडीएम का आगे पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, माजी और हाल तो हमने देख लिया हुआ है। खैर सईद काजी साहब तजियाकार हैं, सीनियर मौजूद हैं। सईद काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर महंगाई है, आम आदमी के मसाइल हैं, सब बातें दुरुस्त हैं, क्या पीडीएम में वो कुव्वत है, पीडीएम में वो यकजहती है, पीडीएम के पास वो अल्टरनेटिव है जो इस आवाम को चाहिए, जिस तरफ पीडीएम अब इशारे कर रही है कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम रैलियां निकालेंगे, एहतजाज करेंगे? बिल्कुल महंगाई है, लेकिन आई डोंट थिंक कि पीडीएम या इवन जितनी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं इनके पास कोई अल्टरनेटिव है। ये बिल्कुल एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए है, या जो पिछले दिनों में एक तस्वर बना था कि गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं रही मुख्तदर इदारों के साथ, तो वहां से इनको तहरीक मिली है। महंगाई इनका कहाँ इशू है? महंगाई इनको क्या कहती है? जिस तबके से तल्लुक रखते हैं, इनके लिए तो 5,000 रुपए का लीटर पेट्रोल भी इनको तंग नहीं करता। तो इसलिए एक तो और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी पॉलिटिकल एलीट की कि ये अपनी ताकत अपने अंदर से ड्रा नहीं करती, मैसेज से ड्रा नहीं करती, बाहर देखती है। स्टेक होल्डर्स हो गए, आलमी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो गई, इधर से इशारा मिला। इससे पहले मरियम साहिबा कह रही थी कि हम इनको टाइम देंगे, ये करें। अब एकदम से इन्हें लगा कि शायद ये जो अपॉइंटमेंट का इश्यू बना था, इस पे गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं रहे, तो ये बाहर आ गए हैं। और दूसरी बात ये भी मैं अर्ज कर दूं कि मूवमेंट की जरूरत है, दुनिया में बन रही है। IMF के खिलाफ 3 मुल्कों में लोग बिलबिला के घरों से निकल आए हैं, जिसमें सूडान शामिल है, लेबनान शामिल है, एक्वाडोर शामिल है, और लोग भी, और मुल्क भी आएंगे। मगर यहाँ जो लोग बाहर नहीं निकल रहे वो इसलिए कि उन्हें एतबार नहीं है कि ये लोग हमारे मसाइल के लिए बाहर आ रहे हैं, या ये अगर आके इमरान खान को रिप्लेस करते हैं तो महंगाई खत्म करेंगे। ये तो खुद महंगाई की पैदावार है, ज़राए पैदावार पे काबिज है। नहीं सईद काजी साहब, आपको लग रहा है कि वाकई पीडीएम हो या ऑपोजिशन की खा कोई भी जमात हो जो पीडीएम में नहीं भी है, वो वाकई ये चाहते हैं कि इमरान खान को घर भेज दिया जाए, या सिर्फ प्रेशर रखना चाह रहे हैं और अपने अगले इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं? देखें, जो नवाज शरीफ साहब की खबरें आ रही हैं वो कतई नहीं चाहते कि हुकूमत को हटाया जाए। 2 वजूहात हैं। ठीक है, एक तो वो ये समझते हैं और बजा तौर पर समझते हैं कि अगर आज इमरान खान को हटा देते हैं तो ये कोई गवर्नेंस के इशू नहीं है, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। और ये इमरान खान इस हद तक ठीक है कि जो दुनिया भर में महंगाई है, 2020 के रिसेशन के बाद अमेरिका से लेके कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहां महंगाई ना हो, मगर ये उसका कोई जवाब नहीं है। इसको ठीक किया जा सकता है, इस मॉडल को, इस डिजाइन को, इस सिस्टम को बदलकर, मगर इनमें एहलियत भी नहीं है और ख्वाहिश भी नहीं है। लेकिन वो नहीं चाहते कि इमरान खान हटे। दूसरी तरफ एक और मसला भी है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसाइल हैं कि भाई इमरान नहीं तो फिर कौन, किसको लाएं? क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा हैं वो तो मुख्तदर तबके कभी आने नहीं देंगे, और मरियम साहिबा जो है वो कभी शहबाज शरीफ साहब को आने नहीं देंगी। और अगर शहबाज शरीफ साहब को लाया भी जाता है तो क्या जो फौज के अंदर रैंक एंड फाइल में जो वो लोग सुनते रहे हैं इनके बारे में, उस इदारे के अंदर क्या कैफियत होगी, ये बड़ा अहम और सोचने का सवाल है। तो लिहाजा एक स्टेटस को चलेगा, हालात इसी तरह है। एक एक्स फैक्टर हो सकता है जो बड़ा सराहत से शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था, वो बड़ी काबिल गौर बात है। उन्होंने कहा था यार देखना कहीं खुदा ना करे सही मूवमेंट ही चल पड़े, क्योंकि अगर सही मूवमेंट चल पड़ी तो फिर इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, लेकिन सईद काजी साहब अगर हम देखें अब जिस तरह से अब ये ऐलान भी कर रही हैं तहरीकों का, लॉन्ग मार्च का, लेकिन इससे क्या गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से? देखिए, गवर्नमेंट को फर्क इसलिए नहीं, गवर्नमेंट को फर्क पड़ने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि इतनी मैसिव पार्टिसिपेशन हो कि रियासत भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई ये क्या हो गया, अब इसको कैसे ठीक करें। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैसिव पार्टिसिपेशन होगी। हाँ, गाड़ियों की वजह से कोई ट्रैफिक रुकेगी, कुछ शोर होगा, और ज्यादातर तहरीक टीवी स्क्रीनों पर चलेगी, जमीन पर नहीं चलेगी। ठीक है सईद काजी साहब, लेकिन
अगर हम देखते हैं कि चलें रोड ब्लॉक हो जाते हैं, कोई अगर मगर की बात है, अभी जब तहरीक शुरू होगी तो उस वक्त देखेंगे लॉन्ग मार्च हो जाता है, कोई धरना भी अगर हम 4-5 दिन का करने को मतलब ये राज़ी हो जाती हैं पार्टीज़ के, अच्छा हम लोगों को ले जाएंगे वहाँ पर, तो क्या इस हुकूमत की सियासी बसीरत को देखा जाए, मामलात को जिस तरह से हल कर रही है, कोई अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर बैठेगी हुकूमत? देखिए, हुकूमत इस वक्त अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एक डिसक्रेडिटेड अपोजिशन के होते हुए ये कुछ जो है वो सही नहीं कर सकी। मगर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, जी ये धरनों से और धरनों में गाने लगा के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। तब्दीली कैसे आती है, जिस तरह आप सूडान में देख रहे हैं कि वहां की ट्रेड यूनियंस ने रियासत का पहिया जाम कर दिया है। स्ट्राइक से होता है। वर्किंग क्लास जब मूवमेंट में आती है और रियासत का पहिया साफ ही MNA, वजीर आजम या ब्यूरोक्रेट नहीं चला रहा होता, आम लोग चला रहे होते हैं, जो बसें चला रहे होते हैं, जो ट्रेनें चला रहे होते हैं, जो इंटरनेट चला रहे होते हैं, जो आपके घर में बिजली पहुंचा रहे होते हैं, ये आम लोग, ये रियल लोग होते हैं। जब ये मूवमेंट में जाते हैं तो रियासत तब अपने घुटनों के बल आती है। ये आपने मिस्र की तहरीक में देखा होगा कि जब हुस्नी मुबारक को जो है महल से निकाल के जेल में क्यों जाना पड़ा था, क्योंकि जब पोर्ट सईद में जो मजदूर थे, जो मेहनत कश थे, उन्होंने पहिया जाम कर दिया था। तो बाकी जाके गाने शाने लगाए, ये तराने जो बनाए हुए हैं तो सुनते रहे, नाचते गाते रहे, किसी डी चौक पे, किसी बी चौक पे, किसी ए चौक पे। इट हार्डली मेक अच्छा, सैयद साहब आपको लग रहा है कि अवाम भी बाहर निकल सकते हैं महंगाई की वजह से, जिस तरह से अब ताजिर भी परेशान है? जी जी बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन अवाम अभी अपनी रियल लीडरशिप की तलाश में भटक रहे हैं। बिल्कुल। जो पार्टियां अवाम की बात करती हैं वो बड़ी छोटी छोटी पार्टियां हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जवाद अहमद की पार्टी है, बराबरी पार्टी है, वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बात वो लोगों की और अवाम आदमी और निजाम को बदलने की करती है। मगर हम एक ऐसे ऐद में हैं, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। ये एक ऐसा ऐद है जिसमें बड़ी पार्टियां छोटी और छोटी बड़ी हो जाती हैं। मैं सायरज़ा की मिसाल देता हूँ। जब यूनान में तहरीक चल रही थी तो कैसे मेन बड़ी पार्टी जो है वो छोटी हो गई थी और छोटी बड़ी हो गई थी। तो एक बुरानी दौर है, पूरी दुनिया में एक बुरानी दौर है। 2020 का रिसेशन है, इसने पूरा कम्प्लेक्शन चेंज कर दिया है। लिहाजा आने वाले दिनों में आप तहरीकें देखेंगे। अगर पाकिस्तान की तहरीक में 2 वजूहात है। सर प्लीज प्लीज जी प्लीज सर कंटिन्यू। पाकिस्तान की तहरीक में ना बनने की 2 वजूहात हैं। एक तो यहाँ ट्रेड यूनियन बहुत वीक है, सिर्फ 4% मेहनत कश ट्रेड यूनियन में मुनज़्ज़म है, नंबर 1। नंबर 2, जितनी लीडरशिप है वो पिट चुकी है, चाहे हुकूमत में हो चाहे हुकूमत के बाहर हो, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लीन करके, अमेरिका से, चाइना से, एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग के ये हुकूमतों को आगे बढ़ाते हैं। अवाम पर इनका एतमाद उठ चुका है, अवाम की तरफ ये देखते ही नहीं है। तो ये इसलिए, मगर फिर भी एक खुद रो तहरीक बन सकती है अगर महंगाई का प्रेशर इसी तरह बढ़ता रहा। और खाकान अब्बासी साहब को कोट करता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था दुआ करना कहीं सही तहरीक ही ना बन जाए। तो और फिर अगर सही तहरीक बन गई तो फिर इनमें से कोई भी यहाँ नहीं रहेगा जहाँ बैठे हुए। सही तहरीक जो कि सियासी तहरीक नहीं होगी, जो अवामी तहरीक होगी वाकई तौर पे। बहुत शुक्रिया सैयद काई साहब, सुब्स्तान से आवाज़ कर रहे थे। और वाकई अल्टरनेट आपके पास क्या है? नजर नहीं आ रहा ना फिलहाल, तो अवाम को होता है ना कि कोई नजर आ रहा हो, जिस तरह से इमरान खान साहब नजर आए थे अवाम को, तो उन्होंने उनकी तरफ किया, लेकिन अब अवाम को कुछ अल्टरनेट नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन अवाम बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसकी वजह से, और नाराज़ हैं गवर्नमेंट से, ये बात भी दुरुस्त है। हम उम्मीद यही करेंगे, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, 5 साल बाद देखिएगा कि असल में हालात क्या हैं। तो हम उम्मीद करते हैं 5 साल बाद ही हालात कुछ बेहतर हो गए होंगे। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। हमने बात करनी है कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से, और पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का मौसर निज़ाम होने की वजह से हम देख रहे हैं कि चौथी लहर में नुमायां कमी हुई है और इसको कंट्रोल करने में हम कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन है ना, ये बहुत खतरनाक, लेकिन बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम 4th वेव से पहले भी हम लोग मतलब जिस तरह से माहिरीन से बात करते, डॉक्टर से बात करते, डॉक्टर ये इस बात का बार बार इशारा कर रहे थे कि 4th वेव आ सकती है, खतरा भी मौजूद है। लेकिन हमने उस तरह से SOP पर अमल दरामद नहीं किया था, तो हमें 4th वेव का सामना करना पड़ा। और 4th वेव काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि लंबा अरसा भी रही है, लेकिन लेकिन अभी जिस तरह से शरह जो है वो मुस्बत केसेस की बहुत कम हो गई है, तो ऐसे में भी हम लोगों को एहतियात भी करनी है और हमें उसी तरह से मास्क भी पहनना और समाजी फासला भी बरकरार रखना। बिल्कुल ऐसे ही अब जो मामला है जिसकी वजह से हमने लेकिन बोला था, वो ये है कि अब माहिरीन कह रहे हैं कि दुनिया भर में दिसंबर जनवरी में तकरीबन ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिर में और जनवरी के स्टार्ट में
मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ औकात हो सकते हैं, वक्त हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस की 5वीं लहर मुतवक्की है। बिल्कुल, माहिरीन सेहत का कहना है कि सर्द मौसम में ये वायरस जो वो तेज़ी से नशोनुमा करता है। बरतानिया की बात कर लें, रूस की बात कर लें, जॉर्जिया की बात करें, तो वहाँ पर 5th वेव ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया और वायरस की जो 5वीं वेव है, जिसको कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट की, उसमें ज़ेली इकसाम जो है वो सामने आई हैं, वो बहुत ख़तरनाक साबित हो रही हैं। हाँ जी, ऐसे ही। और WHO ने तो खबरदार किया है कि यूरोप एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की वबा का मरकज़ बन रहा है। खैर, दूसरी जानिब अगर हम देखें बूस्टर डोज और मिक्स एंड मैच बूस्टर शॉट के बारे में आवाम की कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रही है। अमेरिका में भी अब FDA ने 3 वैक्सीन्स को बतौर बूस्टर डोज या शॉट लगवाने की इजाज़त भी दे दी है। बिल्कुल, जिसमें अगर हम बात कर लें फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इसमें उनका कि किसी भी जो बूस्टर डोज है वो लगवाई जा सकती है किसी की भी, और चाहे आपने पहले कोई भी वैक्सीन लगवाई हो, ये इनमें से कोई भी लगाई जा सकती है। कोई भी लगवाई जा सकती है। तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। यानी कि ये सवाल हो रहा था कि जी कि क्या बूस्टर डोज जो है वही लगेगी कि जो आपने अगर फाइजर की दोनों डोजेस पहले लगवाई हैं तो बूस्टर डोज भी क्या फाइजर की होगी? तो कहा जा रहा नहीं, मॉडर्ना भी लगवा सकते हैं और जॉनसन एंड जॉनसन भी लगवा सकते हैं। लेकिन लोग अभी परेशान हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है भी कि नहीं, हमें ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बूस्टर डोज अमेरिका में फैसला क्या किया गया है कि लगाई किन लोगों को जाएगी। और जब दूसरे ममालिक के अंदर देखें, बड़ी तादाद में ममालिक ऐसे हैं अभी तक उनके अवाम को पहली डोज ही नहीं लग और सकी के है। बाद दूसरी भी वो बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो नहीं लगी। हम इसी सारी सूरत पे बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल अमेरिका से डॉक्टर महविश मार्टिन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर महविश, ये बताइएगा कि जिस तरह से सब लोग भी कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि अभी भी ख़तरा टला नहीं और 5th वेव भी आ सकती है, और जैसे यूरोप की उन्होंने बात की है तो इस टाइम भी मौजूद है वहाँ पे 5th वेव, तो कितना ज़्यादा हम लोगों को अभी इससे चौकन्ना होना होगा कि हम लोग 5th वेव में ना जा सकें या हम उससे अपने आप को पहले ही हिफाजत जो है अपनी कर सकें? जी, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली देखें, अगर 5th वेव की आप बात कर रहे हैं तो आई एम इन अमेरिका राइट नाउ, और अमेरिका की बात करूँगी कि हम यहाँ पे वेव्स के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे। पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था मार्च 2020 में, and it has been a constant thing, it's a constant nag ever since। तो हम waves की बात US में नहीं कर रहे, हम US में बात ये कर रहे हैं कि पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 से और अभी तक चल रहा है, और हम अभी तक जो है वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं और मेजर्स ले रहे हैं to end this pandemic in a certain way, or at least to protect ourselves। So basically अभी जो है वो पेंडेमिक की हम यहाँ पे वेव्स की बात नहीं कर रहे। और जहाँ तक मैं आप लोगों की बात सुन रही थी कि आप लोग बात कर रहे हैं कि बूस्टर शॉट्स की, तो डेफिनेटली बूस्टर शॉट जो है वो आ गया है, और बूस्टर अभी सिर्फ फाइजर का ही आया है जो कि अप्रूव हुआ है। और चूंकि अभी कोई और बूस्टर नहीं आया, मॉडर्ना का बूस्टर नहीं आया, जॉनसन एंड जॉनसन का बूस्टर नहीं आया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही बूस्टर है जो कि फाइजर का है। और यूएस में चूंकि यही 3 वैक्सीन्स लगी हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो ऑलरेडी, जिन्होंने पहले 2 डोज मॉडर्ना के लगवाए थे, वो फाइजर का बूस्टर डोज जो है वो लगवा चुके हैं। और मैं पर्सनली इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक में जो है वो 3rd डोज जो है वो इसका लगवाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर महविश, हमें ये बताइए कि ये फैसला कैसे अमेरिका में किया जा रहा है कि किन लोगों को बूस्टर शॉट की ज़रूरत है, किन लोगों को नहीं है, या सबको लगवाना पड़ेगा? देखें, इसमें जो बूस्टर शॉट है जो कि 3rd शॉट है, वो आपके सबसे पहले तो फ्रंट लाइनर्स को लगेगा, ठीक है, जिसमें आपके डॉक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें आपकी नर्सेज आ रही हैं, जिसमें आपका मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिक्स, जितना भी हॉस्पिटल का अमला है, दे कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस इन द फर्स्ट प्लेस, सो दे आर गेटिंग दैट। देन उसमें आ रहे हैं 65 एंड अबव, ठीक है, वो लोग आ रहे हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं, जिस तरह से लेट्स से हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर के पेशेंट्स हैं, HIV है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह एज़मा है, COPD है, स्मोकर्स हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि ओबेसिटी है, तो इन लोगों को जो है वो ये उस लिस्ट में आ रहे हैं। और द बेस्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड, because every case is individual, every person's history is different, हर बंदे की जो है मेडिकल कंडीशन जो आपके डॉक्टर को बेहतर पता है कि you qualify for the 3rd dose or not। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि बहुत सारे लोगों को ये भी है कि जिन लोगों ने फाइजर लगवाई है, क्या वो भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, इधर वो 65 से अबव ही हों?
Absolutely, absolutely. If you are qualifying and you're falling in that age group, if you're a frontliner, if you're 65 and above, if you are immunocompromised, then you must go for a booster shot. Absolutely, आप थर्ड शॉट लगवाएं. एंड फाइजर का ही सेंस आपके पास है ही फाइजर का. इस टाइम अमेरिका में तो हम फाइजर ही लगवाएंगे. ठीक है डॉक्टर माविश, ये भी बताइए बच्चों के हवाले से अमेरिका के अंदर किस उम्र तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, यानी कि वैक्सीन लगाई जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है. पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स की मर्जी है कि वो बच्चों को लगवाएं या ना लगवाएं वैक्सीन, तो यहाँ पर वो हेजिटेट कर रहे हैं. मुख्तलिफ रीजंस हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं हमारे बच्चों के लिए सेफ है या नहीं. अमेरिका में क्या फैसला और कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है? देखिए, अभी एक ही बच्चों के लिए भी फाइजर ही जो है वो CDC ने अलाउ की है. तो फाइजर पीडियाट्रिक कोविड-19 वैक्सीन का जो डोज है वो बच्चों को लगेगा 5 to 11. तो ये जो है एज ग्रुप CDC ने इसे अप्रूव किया है, इनको ग्रीन लाइट मिली है कि ये लोग करें, और डेफिनेटली बच्चों के लिए भी लगवानी चाहिए. बच्चों में एक बात सुनने में ये आ रही थी और कि दे हैव लेस चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड, बट लेस चांसेस डज नॉट मीन जीरो. So that means there are chances, and honestly अगर मेरे फैमिली के बच्चे हैं, I will put them first in line कि they should go and get vaccinated because at the end of the day we do not want them to be sick. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स में वैक्सीन से रिलेटेड हेजिटेंसी मौजूद है, अमेरिका में क्या सूरत है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो अब फ्रीली लगवा रहे हैं या फिर वहाँ पर भी हेजिटेंसी मौजूद है? देखिए, आई वुड से इट्स अ पर्सनल चॉइस. अब बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो लाइन में सबसे आगे हैं कि हमारे बच्चों को लगवाएं. तो इट्स अ पर्सनल चॉइस. एंड ऑल्सो आई वुड टेल एंड रिकमेंड पीपल कि जब आप लोगों से बात करते हैं कि हमने वैक्सीन अपने बच्चों के लिए लगवानी है या हमें खुद को लगवानी चाहिए या नहीं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से बात करें. आप नॉन मेडिकल लोगों से बात करते हैं, आप उन लोगों से बात करते हैं जिनको इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है वैक्सीन क्या है या कोविड-19 का वायरस क्या है. तो ऑलवेज मेक श्योर व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आप बात कर रहे हैं, आप किसी से रिकमेंडेशन ले रहे हैं, तो दैट पर्सन मस्ट बी अ डॉक्टर जो आपको रेकमेंड करे कि यू शुड टेक इट और यू शुड नॉट टेक इट. सो दैट इज माय मैसेज टू मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज it's at the end of the day it's your doctor who should decide. डॉक्टर माविश, हमें ये भी बताएं कि अमेरिका के अंदर इस वक्त कोरोना की सूरत हाल क्या है? क्योंकि अब कुछ लोग जो एतराज़ कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, वो ये कर रहे हैं अब तो बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, फिर भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो वैक्सीन का फ़ायदा क्या है? देखिए, वैक्सीन का फ़ायदा तो है बहुत ज़्यादा. अब आई हैव सीन एंड आई हैव ट्रीटेड पेशेंट्स विद कोविड-19. उसमें दो तरह के मरीज़ हैं आपके पास. एक तो वो हैं जो वैक्सीनेटेड हैं. जो वैक्सीनेटेड मरीज़ हैं वो तो मेरे ख्याल से ये वैक्सीन से बड़ा मिरेकल कोई इस टाइम जो है ना वो नहीं हो सकता. वो आप ये देखें कि जो हम सबसे बड़ी जो फाइंडिंग्स हैं वो चेस्ट एक्सरे पे देखते हैं. तो जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं उनका चेस्ट एक्सरे ऑलमोस्ट क्लियर होता है जिस तरह नॉर्मल लोगों का होता है. ऑलमोस्ट क्लियर. उनको आजकल तो अब जो लोग डायग्नोज हो रहे हैं कोविड के साथ वो एसिम्प्टोमेटिक हैं या तो वो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हैं, मतलब वो हॉस्पिटल किसी और मकसद के लिए आए और जब हमने कोविड का टेस्ट किया, क्योंकि कोविड का टेस्ट यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है चाहे वो किसी भी मसले से आ रहा है तो कोविड का टेस्ट जो है वो मस्ट है. तो वो किसी और मसले से आ रहे हैं और वो आप चेक करते हैं कोविड का टेस्ट तो उनका पॉजिटिव आता है, तो यानी इट्स अ प्योरली इंसिडेंटल फाइंडिंग. उनको पता ही नहीं होता कि हमें कोविड है, तो एसिम्प्टोमेटिक है या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं. इसके बरअक्स आप वो पेशेंट्स देखें जो अनवैक्सीनेटेड हैं, उनका चेस्ट एक्सरे इज जस्ट हॉरिबल. उनका लंग्स जो है वो डैमेज्ड हैं जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है और दिस अनफॉर्चुनेटली दैट बिकम्स द रीजन फॉर देम टू एक्सपायर और टू लीव दिस वर्ल्ड. ठीक है डॉक्टर माविश, बहुत शुक्रिया आपका. सबसे पहले पाकिस्तान बात करी थी, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थी. तो अमेरिका के अंदर भी जी यही है, डॉक्टर्स यही देख रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं अगर वो खुदा न खास्ता कोरोना में मुब्तला हो भी रहे हैं तो वो इतना बुरा असर अंदाज नहीं हो रहा कोरोना उन पे. जो अनवैक्सीनेटेड है उन्होंने एक्सरे की एग्जांपल दी है, वो हमारे सामने बहुत बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीनेट कराया था लेकिन कोविड उनको अगर डायग्नोज हुआ भी है तो उनका एक्सरे में उनकी जो चेस्ट है बिल्कुल क्लियर है. तो इसी से हम लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो हमें अपने आप को वैक्सीनेट. और बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि मैं अपनी फैमिली के बच्चों को सबसे पहले जो है वैक्सीनेट करवाऊं इसके अंदर, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों. तो आप लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं. हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं.
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिंध की बात करेंगे जहां पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 13 बरस से जी इक़्तिदार के तख्त पर बराजमान तो है, मगर सूबे के मसाइल कम होने के बजाय हमें ये लग रहा है कि बढ़ते ही कुछ चले जा रहे हैं। आप देखें लाकानूनियत की बात कर लें तो हालिया आपको केस पता है, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस है, जिसके बाद जाकर ख़ुद गिरफ्तारी भी देनी पड़ती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीओ को। और पीपल्स पार्टी महंगाई को जवाब बनाकर वैसे तो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने के लिए पर तोल रही है, लेकिन साथ ही दिलचस्प बात यह भी है कि इस वक्त मुल्क भर में सबसे महंगा आटा सुबह सिंध में मिला। बिल्कुल, और ये बात भी काबिल गौर है कि 18वीं तरमीम के बाद महंगाई पर कंट्रोल जो है वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बना दी गई थी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सिंध में लाकानूनियत की, जिस हमजा ने भी बात की, तो उसका दौरा है और हालत ये है कि चंद रोज़ कबल मलीर के इलाके मेमन घोट के करीब से नाजिम जोकियो नामी एक शख्स की लाश मिली थी, जिसका जुर्म ये था कि उसने रुकने सिंध असम्बली के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल की। हाँ जी, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसका जुर्म ये था। खैर, सिंध हुकूमत ने मामला मीडिया बनाने के बाद तहकीकात के लिए JIT बना दी है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने यह कहा है कि सिंध की जो ये JIT है, मुश्तरका तहकीकाती टीम है, इस पर हमें एतमाद नहीं है, वफाकी सतह पर इसकी JIT बनाई जाएगी। बिल्कुल, उसके अलावा अगर सियासी इंतजामी बद इंतजामी की वजह से उनका कि शहर कायद भी मसाइल का गढ़ बन चुका है और सूबाई टैक्सेस सबसे ज़्यादा कराची से इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये है जैसा हम ये सारी सूरत हाल है। तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नाजिम जोकियो का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। कत्ल की ये वारदात सामने आई है, लाश मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, तशद्दुद उसके ऊपर साबित हो गया, सिंध हुकूमत ने JIT बना दी, आके खुद गिरफ्तारी भी हो गई। सर, मामला आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? JIT पर आपको यकीन नहीं है? वफाकी हुकूमत कैसे JIT बनाएगी? देखिए, पहली चीज ये है कि सिंध हुकूमत का और सिंध पुलिस का रिकॉर्ड जो है इस सिलसिले में बड़ा पुअर है। सही है। लेट्स स्टार्ट विद मुर्तजा भुट्टो। अब उनसे ज्यादा हाई प्रोफाइल तो कोई केस हो नहीं सकता था। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का भाई, आज तक चूरी आई, गोली चलाने वाले कौन? पुलिस। जिम्मेदार पे ठहराया, किसी को सजा मिली? तू कौन बचाने वाला था उन लोगों को? जहां पावरफुल लोग हैं, इसलिए वहां भी बचाने वालों में आपको पता है ना कि र्यूमर क्या कहता है कि किसी की मूंछ वूट दी गई थी आदि। सर, जब ऐसी बातें आती है और उसके बाद जो है कोई सजा नहीं होती तो लोगों को एतबार खत्म हो जाता है। उम्मे रबाब सिंध की एक बेटी है जी। उसके बाप और चचा का कत्ल हुआ तो उसकी उम्र 16 साल थी। वो बेचारी 3-4 साल तक बाकायदा जद्दोजहद करके अब कोर्ट में उसका जो है केस को एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद उनके अरेस्ट ऑर्डर हुए। वो सिटिंग MPs एंड MNAs। अभी लड़काना में खातून जो है वो पिछले हफ्ते ही कुरान लेके निकली थी और गोली चला दी थी, और वो भी एक MPA के वालिद साहब थे जो साबका MPA खुद भी रहे। ये जो जुल्म है हमारे माशरे में, और सिर्फ मैं कहूँ सिंध में नहीं है लेकिन सिंध के अंदर लगता है कि उसके तहकीकात जो है वो उतनी फैली नहीं होती। वैसे तो मुझे हर जगह की शिकायत है कि मैं ये नहीं करता, लेकिन कंसर्न सूबे के अंदर रूलिंग पार्टी का MPA हो और ये सोचा कि वो बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, जरा मुश्किल है। क्योंकि हमारे निजाम में अभी वो ताकतवर के लिए अलहदा निजाम है और कमजोर के लिए। ठीक है, बात समझ आती है नकवी साहब कि आपको इनकी JIT पर भरोसा नहीं होगा। वफाक अपनी JIT तश्कील दे रहा है और वफाक जब JIT बना लेगा उस टीम के साथ अगर सूबे की मशीनरी ही जो है ताउन नहीं कर रही होगी तो वो JIT क्या कर लेगी? जी देखिए, कम से कम उस JIT में ये तो आ जाएगा ना कि सूबे की मशीनरी तैयार नहीं कर रही। शायद वो ये भी बता देगी कि ये कैसे मुमकिन होता है कि चीफ जस्टिस साहब को शराब नजर आए और लैब को वो शहद नजर आए। वो सारी चीजें, इससे कि ये भी तो बाजी में हुआ है ना यहाँ। बिल्कुल। तो ये तो वो हकीकत है ना। या तो आपको ये कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू जज बिटवीन वाइन एंड हनी। कमाल होगा ना फिर। ठीक है।
लेकिन नकवी साहब, अगर हम देखें, अगर ऐसी ही लाकानूनियत जारी रहती है या ऐसे ही बरकरार रहती है लाकानूनियत, तो सिंध में आम आदमी जो है वो कहाँ से इंसाफ जो है वो किसका दरवाज़ा खटकाएगा इंसाफ के लिए? जी, मेरे ख्याल से हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम एक रिफॉर्म मांगता है, और अगर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट सतूत है स्टेट की, तो उसको खुद भी और उसको हुकूमत वक्त को भी कानून साजी करके इसको रिफॉर्म तक हम नहीं करेंगे, इस मसले का कोई परमानेंट हल नहीं। बिल्कुल ठीक है, इस मसले का तब तक कोई परमानेंट हल नहीं है। अच्छा नकवी साहब, थोड़ा सा गवर्नेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में महंगाई है, शायद आटा अगर महंगा है ज़्यादा सिंध के अंदर, तो पीपल्स पार्टी फ़ायदा यही उठा रही है कि देखें जी पूरे मुल्क में महंगाई है, उसका मलबा सारा वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऊपर आ जाता है, तो 18वीं तरमीम यहाँ पर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है, और सूबाई मामलात भी वो जो गलतियाँ होती हैं वो किसी तरह वफाक पर ही पड़ जाते हैं। लेकिन आपको मसला क्या नज़र आ रहा है? आटे की कीमत क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही है, और सिंध गवर्नमेंट क्यों कामयाब हो रही है आवाम को ये समझाने में कि हम तो महंगाई कर ही नहीं रहे, ये तो वफाक की जानिब से महंगाई होती है? देखिए, बात सारी ये है कि कुछ चीज़ें मंजर आम पे आ जाती है, उसमें आटा और चीनी दो चीज़ें ऐसी हैं जो मंजर आम पे आ गई जी। 1.2 मिलियन टन का स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, और मुल्क के अंदर गंदम इतनी पैदा हुई है कि इस मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक है। अब अगर गंदम की जहाँ जहाँ शॉर्टेज होती है या कोई होल्डर उससे फ़ायदा उठाता है, तो गवर्नमेंट उसको किस तरह डील करती है, वो अपने स्टॉक्स को रिलीज करती है, इसीलिए वो खरीदी जाती है। सही है। लेकिन सिंध हुकूमत अपने स्टॉक्स रिलीज नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो आटा पंजाब में 58 रुपए का है, वो सिंध 76 से 80 रुपए का बिक रहा है। अब एक के अंदर इतना फर्क कीमतों में होना नहीं चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी फिर सुबाई 2 हफ्ते पहले एक फैसला किया गया है, होपफुली वो इम्प्लीमेंट हो जाए कि अब ये जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये रीजन वाइज रिपोर्ट होगा, तो फिर आपको इसमें और भी एहसास हो जाएगा कि चीजें जो है वो किस जगह पे क्यों महंगी हुई है, वो सामने नजर आने लगेगी। कुछ चीजें सीजनल महंगाई होती है, जैसे टमाटर है, टमाटर हमेशा, या आपका लहसुन है, ये एक सीजन में महंगे होते हैं, और फिर जब पाकिस्तान क्रॉप आता है तो कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, तो वो सीजनैलिटी। लेकिन महंगाई एक हकीकत है, और इसके हल जो है अभी तक हम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, और हम उसको बता भी सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जो इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं कि जी ये महंगाई से कमर तोड़ दी गई है, उनसे अगर पूछे कि अगर आपके पास होता तो आप इसका हल क्या करते, तो हल कोई भी नहीं बताता, सिवाय उसके जो है, देखिए जैसे ले लेते, अब आपको समझाने के लिए पेट्रोल की कीमत, अब पेट्रोल की जो है एक्सेप्ट फॉर सब्सिडी अब हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, जितने टैक्स थे वर्चुअली 0 पे ले आई है। ठीक है सर, वो बस नकीब साहब फिर उसके ऊपर कुव्वत खरीद के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं ना कि रुपया जो है वो बहुत ज्यादा गिरावट हो गई उसके अंदर, ये भी मसाइल हैं, इन सारी चीजों को हमारी परचेजिंग पावर वैसी नहीं है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन। इसलिए ही कहते हैं कि जब भी आप कोई गुनाह करेंगे तो उसकी कभी ना कभी तो आपको सजा मिलती है। गुनाह की सजा फौरी नहीं मिलती, कई दफा उसके असरात में मिलती है। तो सवाब का कोई सवाब जो अब हम जो है कमा रहे हैं, उसकी भी कोई कमाई हमें मिलेगी अगले 1-2 साल के अंदर, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मैं आपको आपके प्रोग्राम से एक चीज थोड़ी सी 2 मिनट दे समझाने की कोशिश कर लें। एक सवाल और सवाब जो है वो सेहत कार्ड है। 10 लाख रुपए का कार्ड अगर एक खानदान को एक दफा इस्तेमाल करने को मिल गया 5 साल में, तो 17,000 रुपए महीने का उसको फायदा हो जाता है। एक अगर एक शख्स जिसको 30 लाख रुपए का घर खरीदे तो 3 लाख रुपए हुकूमत वक्त उसको देती है एज सब्सिडी डायरेक्टली, तो वो तकरीबन हो गया कितना, वो हो गया 8,000, वो 17 और 8 25। ठीक है जी। उसके अलावा जो है 3% जो 27 लाख के ऊपर 6% के बजाय है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी जो है वो 8,000 वो भी होता है।
43। ये तो वो 3 सब्सिडीज है जिसके अंदर बाकी मैं अभी नहीं लेके आ रहा कि एहसास कैश प्रोग्राम, नहीं ये तो नबी साहब अगर आपने इस तरह सारे गिना दिए 1.5-2 लाख रुपया फी बंदा जो है खर्च आ रहा होगा हुकूमत का एक बंदे के ऊपर। बहुत शुक्रिया, ये अलग और तवील टॉपिक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर मामला सिंध का है और सिंध के अंदर ये जो मसाइल हैं, हम 13 साल अगर एक गवर्नमेंट को मुसलसल हो गए हों, पिछले अदवार को तो आप छोड़ दें, मुसलसल 13 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है और उसके अंदर आप एक बिल्कुल अलग किस्म का और नया सूबा जो है ना वो खड़ा कर लेते हैं। लेकिन 13 साल में हमने भी सिंध हुकूमत की जो है वो कारकर्दगी हमारे सामने ही, सबके सामने, क्योंकि सिंध की जो अवाम है वो ज़्यादा इस टाइम जो है परेशान दिखाई देती है और वो ज़्यादा महंगाई का भी रोना रो रहे हैं और हर तरह की जो मसाइल उनको बेसिक उनकी नीड्स हैं वो वहाँ पे पूरी नहीं हो रही। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है लेकिन जो बुनियादी सहूलियात हैं वही वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर इसके ऊपर शोर भी बनता है। लेकिन शोर के साथ आपको ये भी देखना है कि जब आपसे लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो आप वो सवाल कर रहे हैं जो आप 5 साल सवाल करते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हम बरादरियों के ऊपर इंटीरियर सिंध के अंदर खासतौर पर देखें या पंजाब के अंदर देख लें या किसी भी मतलब के इलाके में देख लें, सूबे में देख लें, तो क्या हम बरादरियों के ऊपर ही वोट देते रहेंगे या फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए किसने काम किया और किसने काम नहीं किया है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1980 की दहाई में खून से पैदा होने वाले इन्फेक्शन, खासतौर पर अगर हम बात कर लें एड्स की बात कर लें, हेपेटाइटिस सी और बी की बात करें, तो उसके फैलाव के बाद से जो आलूदा सिरिंजेस थी और जो अगर आप कह लें कि इंजेक्शन वगैरह डिफरेंट थे, तो वो दोबारा इस्तेमाल जो है वो सेहत आमा के एक संगीन उनके लिए मसला बना हुआ था और उसके सामने आ भी रहा था। लेकिन खून से पैदा होने वाली बीमारी के मरीज़ को लगाए जाने वाले इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज अगर सही तरीके से जरासीम से पाक ना हो तो उसे दोबारा भी किसी दूसरे पेशेंट को भी उसी तरह का जो है अगर आप कह लें कि मर्ज़ है वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है, उसमें जा सकता है। ऐसे ही है तो उसको तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। अब क्या मामला है एडी सिरिंज को एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिरिंज बनाने वाले 16 में से 9 मैन्युफैक्चरर्स ने एडी सिरिंजें बनाना शुरू कर दिए या उसके लिए काम शुरू कर दिया, बाकी अमल में हैं और कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तमाम सिरिंजेस एडी सिरिंजेस में तब्दील करने की तारीख 30 नवंबर 2021 रखी गई है और ये बहुत ही खुशाइंद बात है, बहुत ज़रूरी भी है। हमें थर का वाक़या याद है जिस तरीके से वहाँ पर हालात हो गए थे। खैर हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुराई से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आम सिरिंज से बीमारियाँ कितनी तेज़ी से फैलती हैं सर, पहले तो हमें ये बताएं, और पाकिस्तान में गैर ज़रूरी इंजेक्शंस का रुझान क्यों आम है, वो क्यों समझ नहीं आ रही कि हम ये इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इवन बच्चों को इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। जी, पाकिस्तान में जो डिस्पोजेबल सिरिंज है इसके दोबारा बार बार इस्तेमाल करने की वजह से कुछ बीमारियां जो ख़ास तौर पे खून की तबादले की वजह से फैलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है हालिया सालों के अंदर। हेपेटाइटिस सी और HIV एड्स इसमें शामिल हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस मसले का कोई हल किया जाता। और आपको याद होगा कि लाड़काना में जो HIV एड्स का एक आउटब्रेक हुआ था तो उस पर जब तहकीक की गई तो उसमें ये पता लगा कि 90% से ज़्यादा जो वहाँ पे बच्चों के अंदर HIV एड्स फैला तो उसकी बुनियादी वजह जो थी वो प्लास्टिक सिरिंज या डिस्पोजेबल सिरिंज का बार बार इस्तेमाल था जो कि वहाँ के GPs ने और बाज़ दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे या प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने किया। तो ये इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत था कि सिरिंज के बार बार इस्तेमाल करने से ये बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अब जिस तरह से एडी सिरिंजेस की बात भी हो रही है और 9 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो एडी सिरिंजेस के बारे में बताइएगा कि ये आम सिरिंजेस से किस तरह से डिफरेंट है। जी, असल में बात यह है कि 1955 में जब उस वक्त तक ग्लास सिरिंज इस्तेमाल होती थी जिसे बार बार इस्तेमाल करना पड़ता था और उसको स्टरलाइज करना पड़ता था दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन 1955 में प्लास्टिक सिरिंज बनी थी जो कि जिसका मकसद ये था कि ये एक ही बार इस्तेमाल की जाए और फिर इसे फेंक दिया जाए। तो लेकिन हमारे तरक्की पजीर मुल्कों में जहाँ पे इंजेक्शंस जो देने वाले हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए बजाय इसके कि वो हर दफ़ा हर मरीज़ के लिए नई सिरिंज इस्तेमाल करें
वो पुरानी सिरिंज को ही दोबारा इस्तेमाल करते हैं और उसे साफ भी नहीं करते। तो इस वजह से सिरिंज जो है वो एक बहुत बड़ा एक रीज़न बन गई और एक बहुत बड़ी वजह बन गई कि जिसकी वजह से जिसे हम ब्लड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़, वो इससे फैलना शुरू हो गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की गई और इस मसले के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ का मसला बनता जा रहा था, और चंद साल पहले फिर इस पे तहकीक की गई और एक नई तरह की सिरिंज बनाई गई जो कि प्लास्टिक की सिरिंज ही है। अच्छा। लेकिन हम उसे एडी सिरिंज कहते हैं। एडी स्टैंड्स फॉर ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंज, जिसका मतलब ये है कि एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद अगर आप चाहें भी उसको सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल करना, तो वो फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ये मुमकिन ही नहीं होता। और वो इस तरह इसको बनाया गया है सिरिंज को कि जब वो एक दफ़ा दवाई इंजेक्ट कर दी जाती है तो वो जो उसका पिस्टन होता है, जो पंप होता है, जो जिसके ऊपर अंगूठा रख के तो दवाई जो है वो पुश की जाती है, वो फिर वापस नहीं आ सकता। और अगर उसे ज़ोर लगा के वापस लाने की कोशिश की जाए तो वो सिरिंज जो है वो ख़राब हो जाती है, वो दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। तो ये एक तरह का हिफाजती तदबीर है जो कि इस्तेमाल की गई है सिरिंज के इस्तेमाल में, ताकि प्लास्टिक की सिरिंज जो है इसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल ही ना रहे। ठीक है। तो इसीलिए इसको ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंज कहते हैं कि ये खुद ब खुद ही नाकारा हो जाती है एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद। तो ये फ़र्क है इस वक्त जो हमारी डिस्पोजेबल सिरिंज है और अब जो हम एडी सिरिंज की तरफ जो हम उसको इस्तेमाल करेंगे या उसको। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा ये भी बता दीजिएगा कि 6 नवंबर की बात हो रही है कि आखिरी तारीख है, एडी सिरिंजेस की तरफ अगर हम बात करें तो रग़बत बढ़ाना किस कदर अहम है और हुकूमती इक़दाम आप समझ रहे हैं कि इसके लिए काफ़ी हैं, ठीक समत में हम जा रहे हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर वाकई सिरिंज, जैसा कि हमें मालूम है कि इससे बीमारियां फैलती हैं और ये साबित हो चुका है, तो जाहिर है कि इस मसले का हल तो कोई निकालना है। तो इसका सबसे अहम तरीका जो इसके हल का है वो यही है कि हम एडी सिरिंज को रवाज दें। ठीक है। अब जाहिर है कि इसमें बहुत सारे फरीकैन शामिल हैं, इसमें इंपोर्टर्स भी शामिल हैं, इसमें लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल हैं, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इसमें लोग भी शामिल हैं। तो हुकूमत ने एक्चुअली जब मैं वज़ीर था तो नवंबर 2019 में मैंने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिनकी रिकमेंडेशन थी कि हमें ऐसा करना चाहिए। सही है। तो फिर ऐसा जब कर लिया गया तो फिर वो कोविड आ गया और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स ने भी ये कहा जी कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए इस तब्दीली को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बहरहाल उन्हें मज़ीद टाइम दिया गया और फाइनली मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे बाद भी इस काम को जारी रखा गया। ठीक है। और अब 30 नवंबर इसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि जब हम स्विच करेंगे एक दफ़ा इस्तेमाल होने वाली सिरिंज जो कि दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है टुवर्ड्स सिरिंज जिसको जो एक दफ़ा ही इस्तेमाल होती है लेकिन फिर उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब जाहिर है कि इसमें है जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो हमारा तिबी अमला है उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करना, उनको इसके बारे में एजुकेट करना, उनको इसके बारे में ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये बता दूं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस तब्दीली में गवर्नमेंट का किस तरह से साथ दे रहे होंगे, और दूसरा जिस तरह से आपने डेडलाइन की भी बात की है 30 नवंबर की, हमजा ने भी बात की, तो इस जो डेडलाइन रखी गई है क्या तब तक अमल दरामद हो जाएगा, हम इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? जी हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने इस सिलसिले में शुरू में तो उनकी तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि हुकूमत इस सिलसिले में बिल्कुल पुरअज़्म है और इस फैसले को तब्दील नहीं किया जाएगा, तो फिर उन्होंने इस फैसले को मान लिया। पाकिस्तान में इस वक्त 16 मैन्युफैक्चरर्स हैं सिरिंजेस के, जिनमें से तकरीबन 9 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो तो ये तब्दीली ला चुके हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में,
इसी तरह इम्पोर्टर्स हैं और 50 से ज़्यादा मेरे इल्म के मुताबिक इम्पोर्टर्स जो हैं वो भी अब एडी सिरिंज ही इंपोर्ट करेंगे। इस सिलसिले में ये भी बहुत अहम है जी कि जो डिस्पोजेबल सिरिंज जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था वो ज़ाहिर है ड्रैप के साथ रजिस्टर होती है सारी सिरिंजेस। तो चंद महीने पहले जो जितनी भी सिरिंजेस इस तरह की थी जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उनकी रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म कर दी गई। लिहाजा 30 नवंबर के बाद अगर कोई मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर इस तरह की सिरिंज लाता है तो वो गैर कानूनी तस्वर की जाएगी और उस जाहिर है कि उसके ऊपर फिर कानून हरकत में भी आ सकता है। तो मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स अब ताउन कर रहे हैं, शुरू में नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैं हुकूमत की भी तारीफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि हुकूमत ने इस सिलसिले में मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को कुछ सहूलियात भी दी। उनकी कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म किया, उनके सेल्स टैक्स को ख़त्म किया, रजिस्ट्रेशन उनकी तेज़ी से की जो एडी सिरिंजेस हैं। तो ये बड़े ऐसे इक़दाम हैं कि जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि एडी सिरिंज जो है वो जल्द अज जल्द सिस्टम का हिस्सा बने और वो सिरिंज जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है वो सिस्टम से निकल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है ये गवर्नमेंट की भी और ये अवामी सेहत का मामला है और बहुत अहम चीज़ है ये। और पाकिस्तान के अंदर तो हम जानते हैं कि इस चीज़ की कोताही बहुत ज़्यादा है और ये जानबूझकर जो है की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जी कि आपको पता ही नहीं लगा और ऐसा हो गया, ये जानबूझकर किया जाता है। बिल्कुल, हमने जिस तरह से हमने लाड़काना की भी एग्जांपल दी तो वो भी एक मतलब इस तरह की एक एग्जांपल हमारे सामने। तो इस तरह से वाकई में अगर इस तरह से एक अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं, एडी सिरिंजेस जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लेके आ रहे हैं, तो इससे अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। खासतौर पर अगर सेहत की उन्होंने बात की है तो सेहत के हवाले से कंसर्न होना भी चाहिए गवर्नमेंट। जो दीगर मैन्युफैक्चरर्स हैं अब उनसे भी यही हम उम्मीद और तवक्को रख रहे हैं कि वो भी जल्दी एडी सिरिंजेस पर स्विच कर गए होंगे और ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ना इन सिरिंजेस के साथ ही, जो गैर ज़रूरी इंजेक्शन है, कुछ भी मतलब हल्का दर्द है तो आप जी इंजेक्शन लगा दें, ये काम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको रोका जाए। और आम बच्चों को कुछ छोटे मोटे मसले के ऊपर लाजमी तौर पर आप जो है ना इंजेक्शन पेरेंट्स भी लगवा देते हैं और जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो भी लगा देते हैं, तो ये भी कोताही हमें नहीं करनी चाहिए है। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा जो शोर भी है देखने में आ रहा है वो यकसा निसाबी तालीम के हवाले से है कि हम अगर देखें स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि लेकिन अब उनका कहना है कि ये जो अब सिंगल करिकुलम की हम बात करें ये रट्टा बेस है, हम इस रट्टे से पहले नहीं निकल रहे थे। अब जो ये आया है हमारे पास निसाब आया अब दिया इन्होंने सिंगल जिसे नेशनल करिकुलम कहा गया, इसमें भी रट्टा ही है जो कि बच्चों को रट्टे पे ही हम रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब इस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, मुख्तलिफ पहलुओं से तनकीद हुई है, लेकिन अब जो तनकीद हो रही है वो ये कह रही है कि जी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम रट्टे सिस्टम से हम निकल आएंगे, बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो हिफ्स नहीं करने पड़े होंगे, वो याद करके जी पता है कि जी कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये जवाब है और वो तमाम एक एक स्टेप के नंबर होते हैं। मैथ में तो ये सुनते हैं, फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात कर ली जाए वो भी हमारा रट्टा सिस्टम चल रहा होता है, तो उसमें शायद तब्दीली नहीं आ रही होगी। एक तो हमने ये जानना है कि ये तनकीद किस हद तक दुरुस्त है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है क्योंकि हम देखें तो हमारे बच्चे अगर रट्टा मार के कामयाब हो भी जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर्स ले भी लेंगे इकरा, तो फिर भी आप क्या कर लेंगे? इंटरनेशनली आपका रट्टा नहीं चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है आपके, तो फिर आप कैसे इंटरनेशनली या फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं? प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उसकी वो अप्रोच नहीं होगी जैसे कि होनी चाहिए होगी। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ हल्के हमजा कहते हैं जैसे कि ये अब जब सिंगल नेशनल करिकुलम आया तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लेकिन अब जैसा तनकीद हो रही है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, ये रट्टा सिस्टम है, तो
तो इस बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसे साइंस या रियाजी का जो रट्टा है उसका फ़ायदा सिफर होगा। और दुनिया जिस तरह से तब्दील हो रही है, हमारा रट्टा सिस्टम पहले ही कोई इतना कामयाब नहीं रहा, तो मज़ीद हमें कितना नुकसान हो सकता है, इस पर बात करनी है। माहिर तालीम आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, आप पहले तो ये बताएं कि ये तनकीद जायज़ है कि जो नया यकसा निसाब है इसमें भी रट्टा सिस्टम ही चल रहा होगा, उस तरह से कॉन्सेप्ट्स नहीं है? ये तनकीद पहले बता दीजिए कि ठीक हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहले मेरे ख्याल में सिंपल वर्ड्स में हाँ, तनकीद जायज़ है। रटा बेस तो देखें सिस्टम दो तीन वजह से होता है। एक तो ये कि अभी आपके पास जो चीज़ आई है वो सिर्फ एक किताब है। अगर आप सिर्फ किताब के ऊपर नज़र डालें तो वो आपको नज़र आता है, और ख़ासतौर पर आपको पता है कि ग्रेड्स 1 to 5 की किताबें अभी सिर्फ आई हैं। तो वो ये कहा जा रहा है, और मुख्तलिफ जो डिफरेंट सिस्टम्स में लोग बैठे हुए हैं, जैसे कैम्ब्रिज में बैठे हुए हैं या और इंटरनेशनल सिस्टम्स में लोग बैठे हुए हैं, वो जब आप कंपैरिजन करते हैं ना कि कितने नंबर ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं डिफरेंट ग्रेड्स पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में वर्सेस उनके उन्हीं ग्रेड्स में उन्हीं सब्जेक्ट्स में कितने हैं, तो आपको नज़र आता है कि हमारे पास ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर कर रहे हैं, जो इस सतह पे कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। उसका फिर मसला ये होता है कि देखें, आपके पास बच्चे का जो एक अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है इस लेवल पे डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, ठीक है, वो जाहिर है एक हद तक है। तो उसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ठूसना शुरू कर देंगे तो बच्चा रटा मारेगा। इसका मतलब है आप किसी भी चीज़ की, किसी कॉन्सेप्ट की डेप्थ में तो जा ही नहीं रहे, बच्चे को बार बार उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस दे ही नहीं रहे, क्योंकि आपने कोर्स कवर करना है, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो ये बात तो तय है कि किताबों के अंदर ये इशू है। ये देखिए, ये इशू इस हद तक है कि गवर्नमेंट खुद, जब आपने अगर कोई रिसेंट उनकी वो सुनिए, तो गवर्नमेंट ने खुद अब कहा है कि हम 1 to 5 रिवाइज करेंगे। ये रिवाइज करना पड़ेगा, और उसकी वजह यही है कि आपके तो फाउंडेशनल, आपके ही प्रोग्राम में हमने 2 हफ्ते पहले बात की थी कि आप असर की रिपोर्ट देख लें और रिपोर्ट देख लें, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बच्चों को नहीं आती। तो आपका तो असल में उसके ऊपर जोर होना चाहिए था करिकुलम में। आपने इतने सारे और टॉपिक्स उसके अंदर ठूंस दिए। और इसके अंदर एक और चीज़ भी है हमजा और इकरा, के देखें सिर्फ किताब चेंज होने से हमें पता है कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने टीचर्स को ट्रेन करना था। कंसेप्चुअल लर्निंग सिर्फ किताब देख के तो नहीं आ जाती। टीचर ने क्लास में पढ़ाना है और इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो हमने किया नहीं। एग्जामिनेशन सिस्टम, फर्ज करें आपका एग्जाम जो है वो अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक के सवाल पूछता है मेमोराइजेशन बेस्ड, और वो आपने चेंज नहीं किए या वो आपने चेंज नहीं करने, तो वो टीचर तो वही पढ़ाएगा जो एग्जाम में आने, उसने बच्चे को पास करवाना है। तो ना आपने टीचिंग पे जोर दिया, ना आपने एग्जाम पे जोर दिया, तो फिर जाहिर है जायज़ क्रिटिक है। बिल्कुल। लेकिन आयशा साहब, अगर हम देखें जिस तरह टीचर्स की भी बात आ रही है, तो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बच्चों को वही दे रहे होते हैं ना, हमने साहब की तो हम बात करते हैं, लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि टीचर्स की क्या ट्रेनिंग इस लेवल पे हो रही है कि वो खुद बच्चों को कॉन्सेप्ट स्टडीज़ करवा सकें। देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल है कि अभी तक ट्रेनिंग हुई है। अभी तक मेरे ख्याल में हम इसी भागम दौड़ में लगे रहे कि हमने ये स्कूल जैसे ही खुलेंगे तो हमने नया निसाब उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। बिल्कुल, आपको पता है कि वो वैसे ही इतना अजीब सा साल गुजरा है, कभी खुल रहे थे स्कूल, कभी बंद हो रहे थे। ट्रेनिंग्स का उस तरह से आपको मौका ही नहीं मिला अपने टीचर्स को करवाने का, और जितने बड़े पैमाने पे इसकी वजह से आपको ट्रेनिंग्स करवानी पड़ी थी। क्योंकि बिल्कुल अगर आप ये क्लेम करते हैं ऑब्जेक्टिव में SNC के कि ये बिल्कुल डिफरेंट होगा फ्रॉम प्रीवियस अप्रोचेज, यानी कि ये रटा बेस से निकल के कंसेप्चुअल एंड इंक्वायरी बेस्ड और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग उस पर जाएगा, तो इसका तो मतलब है कि आपकी टीचर ट्रेनिंग एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होनी चाहिए थी एज अपोज टू जिस तरह की आप टीचर ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। वो तो कहीं नहीं नजर आया ना, वो तो ना सुनने में आया है ना पढ़ने में आया है। तो ऑब्वियसली फिर अजम्पशन यही है कि नहीं हुआ ये सारा काम, और जब वो काम होगा ही नहीं, जब आपका टीचर भी एक पुराने तरीके से पढ़ने के ऊपर उसकी प्रैक्टिस है, तो मतलब कॉमन सेंस तो साफ लॉजिकल बात है कि ऑफ कोर्स वो चीज़ नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा, एक मसला ये भी है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे, ख़ासतौर पे हम स्कूल की बात कर लेते हैं, सफ़े याद होते थे कि किस सफ़े में कौन सी लाइन पे क्या चीज़ लिखी हुई है। इतना बेहतरीन रट्टा उस वक्त होता था। ऐसा नहीं था कि टीचर्स अच्छे नहीं थे। प्राइवेट स्कूल से पढ़े टीचर्स बहुत अच्छे थे, टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट्स भी देते थे, लेकिन जिस वक्त पर्चा हल करना है, हमने एग्ज़ाम के अंदर जाना है, तो टीचर्स कहते थे कि बेटा वो लिखना है जो बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको बोर्ड में जाके नंबर्स नहीं मिलेंगे कि अगर जो हम आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं आप वो लिखेंगे। टीचर्स कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाते थे, लेकिन उनकी भी कोशिश होती थी कि इसलिए लिखवा दें कि भाई जब चेकिंग में नंबर कम आएंगे तो कोई पेरेंट्स आके नहीं पूछेंगे कि जी कि आपने सिखाया तो बहुत अच्छा था, बच्चे के नंबर नहीं आए। ये कितना बड़ा मसला है।
ये बहुत बड़ा मसला है हमजा, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये कहना मेरे ख्याल में इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा कि जब तक आप अपना एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं चेंज करेंगे, आप जो मर्जी चेंज कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, वो फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टीचर ने बच्चे को पास करवाना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी अच्छी बाकी अंडरस्टैंडिंग उसको दे। ये मसला अपनी जगह पे है कि टीचर तैयार नहीं है हमारा, उसको तैयार करना फिर भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को, और ये अभी भी चल रहा है, देखें अभी भी ये जो आप देखते हैं अक्सर शिकायत आती हैं कि बच्चा ठीक लिखता है लेकिन टीचर के पास जो रूब्रिक होता है उसके अंदर अगर बच्चा उससे बाहर निकला है, क्योंकि टेक्स्ट बुक बेस्ड आपके सवाल हैं और टेक्स्ट बुक बेस्ड आपके एग्जाम है, तो आपसे ये की जाती है तवक्को कि बच्चा जवाब भी उसके अंदर रहते हुए देगा। अब उसकी वजह ये है कि आपने स्कोरिंग में आसानी पैदा करनी है, या उसकी वजह ये है कि टीचर को खुद इतना ज़्यादा नहीं आता कि वो ये ये डिटर्मिन कर सके कि अगर बच्चे ने टेक्स्ट बुक से बाहर भी जवाब दिया है तो ये भी ठीक है। मुझे तो इस बात का ख़तरा है कि शायद टीचर को ये भी नहीं कई दफ़ा पता होता कि ये बच्चे ने अगर लिखा है तो ये मैं क्या कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये ठीक जवाब है या नहीं। आपके टीचिंग के और टीचर्स के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं ओवर द ईयर्स। तो मेरे ख्याल में ये मसला इतना छोटा नहीं है जितना हम प्रिटेंड करते हैं कि किताब चेंज करने से हल हो जाएगा। अच्छा आयशा साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि यकसा निसाब तालीम के हवाले से इसके हक़ में भी और इसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी जो हैं वो आराव पाई जाती हैं। कोई जो न्यूट्रल हम देख लें तो रिव्यूज़ इस तरह से नहीं आ रहे, इसका क्या आपको वजूहात समझ आती हैं? क्या स्टेक होल्डर्स तमाम जो है उनको बिठाकर नहीं ये मामला हल किया गया था, या फिर आगे भी देख रहे हैं कि आगे इस तरह की चीज़ें होती हमें दिखाई नहीं दे रही हैं या हो जाएंगी फ्यूचर में चीज़ें ठीक? मेरे ख्याल में एक इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ना ये एक शायद मेरे ख्याल में ये एक बहुत पार्टिजन किस्म की एक्सरसाइज बन गई थी। मेरे ख्याल में अर्ली ऑन बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो गया था कि शायद एसएनसी के हक़ में बात करने का मतलब ये है कि आप प्रो गवर्नमेंट हैं, और शायद एसएनसी के ख़िलाफ़ बात करने का आपको करनी ही करनी है एसएनसी के ख़िलाफ़ बात अगर आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में कुछ एनालिस्ट्स हैं जिन्होंने बग़ैर किसी वो जिससे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल बायस के इसको एनालाइज़ किया। अब देखिए ये कल की रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं शायद डॉक्टर परवेज़ हुडबॉय ने लिखा है, इसके अलावा भी 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स द न्यूज़ के उस पे, और वो सब ने किसी ने कंटेंट एनालाइज किया है, किसी ने इसको सोशल जस्टिस के एंगल से देखा है, डॉक्टर हुडबॉय ने इसको डिफरेंट एंगल से देखा है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने मेहनत करके एनालिसिस नहीं किया। बहुत सारी क्रिटिक जायज़ थी, लेकिन मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली वो इस रेस में कि हमने ये इस साल इम्प्लीमेंट करना ही करना है, और हमने जो एक दफ़ा शुरू में बात कर दी है कि ये एक सर्टेन तरीके का निसाब है और एक सर्टेन तरीके से नाफिज होगा, मेरे ख्याल में वो ये एक पार्टिजन एक्सरसाइज बन गई है। मुझे इसके अलावा और कोई वजह समझ नहीं आती है। मेरे ख्याल में 7 लोग फीडबैक दे रहे थे, लेकिन शायद ये चीज़ वो बन गई कि अस वर्सेस देम, और अगर आप हमारे साथ हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप हमारे खिलाफ हैं। ठीक है डॉक्टर आयशा, लेकिन अगर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देखें तो ये मौक़िफ़ कुछ दुरुस्त तो लगता है कि हमने अभी यकसा निसाब जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, आहिस्ता आहिस्ता टीचर ट्रेनिंग्स भी होंगी, सारे हालात बेहतर होंगे, रातों रात सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर माहिरीन की बात करें वो कह रहे हैं कि पहले आप ट्रेनिंग्स दे लेते फिर निसाब तब्दील कर लेते, तो दोनों में से बेहतर सिचुएशन क्या हो सकती थी, जो गवर्नमेंट ने अपनाई या जो माहिरीन कह रहे हैं कि पहले ट्रेनिंग्स देते फिर निसाब चेंज करते तो इतने ज़्यादा मसाइल ना आ रहे होते? देखिए बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पे जब आप कोई चेंज लेकर आते हैं ना, और अगर आपको इतने मसाइल जितने के पॉइंट आउट किए जा रहे हैं, अगर इतने मसाइल हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये कहना कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी, ये कोई बहुत अप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है। देखिए अगर छोटे मोटे जिस तरह हम कहते हैं कि टीथिंग पेन्स कुछ हैं, वो अगर इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जो आपको फील्ड में जाकर ही पता चलती हैं वो ठीक थी, लेकिन ये तो कुछ बुनियादी मसाइल हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में फिर उसका तरीका सबसे अच्छा यही होता है कि जब आप बहुत बड़ी कोई चेंज लेकर आएँ तो उसको पायलट से शुरू करें। और दूसरी बात ये है कि अगर अब हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि अब एसएनसी तो आ गया, अब आप ये नहीं कर सकते कि इसको वापस ले लें। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो सकता है फिर आप अपनी टीचर ट्रेनिंग्स और अपने एग्जाम्स की तरफ जाएं, क्योंकि अगर अब ये सालों के ऊपर बेस्ड प्लानिंग अगर आपकी होगी तो फिर तो ये जाहिर है गलत बात है, क्योंकि अगले साल हमें पता है कि छुट्टी से आप वापस नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपकी बतौर माहिर तालीम ये राय लेना चाहूँगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं होती तो हम ये वापस भी ले सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है, चांसेस हैं, आपको लग रहा है?
हमजा देखिए, अगर इसको किसी ने पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे देखा तो जाहिर है अगली गवर्नमेंट कह सकती है कि क्यों भाई, ये अगर पिछली गवर्नमेंट का मंशूर था तो हम तो इसको आगे लेके नहीं चलेंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में गवर्नमेंट्स तो ऐसी तब्दील होती हैं कि पिछले जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, या उनके नाम चेंज हो जाते हैं या उनके स्लोगन चेंज हो जाते हैं या उनको स्क्रैप कर दिया जाता है। तो अगर इसको बिल्कुल एक पीटीआई इनिशिएटिव के तौर पे लोग देखते हैं, जो कि अक्सर लोग देखते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए, बात असल में इट कम्स डाउन टू कि किताब चेंज हुई है। किताब आपकी आगे भी चेंज होती थी। अब जिस तरह आगे आगे चलते जा रहे हैं आपका प्रोसेस और जितने मसले नज़र आते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली प्राइवेट स्कूलों को शायद लॉन्ग टर्म में अपनी किताबें इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाएंगी और ये जो शुरू के थोड़े से एनओसी के मसाइल हैं ये भी कुछ थोड़े से ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। तो आखिर में ये किताब आपका पब्लिक स्कूल का बच्चा ही पढ़ा होगा। तो वो किताब तो ऑलरेडी वो इसी तरह की किताबें पहले भी पढ़ते थे और एक ही किताब पढ़ते थे। तो आखिर में अगर आप देखें तो इसका उस तरह से कोई बहुत अर्थ शैटरिंग किस्म की चेंज नहीं। ठीक है डॉक्टर आयशा रज़ाक, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रही थी, अभी मसला है, ये चल रहा है, लेकिन ये भी मानना होगा कि ठीक है मसाइल मौजूद हैं। गवर्नमेंट थोड़ी सी इसके अंदर हो कि जो तजावीज़ आ रही हैं उनको दिल खोल के आप एक्सेप्ट करें, फिर देखें कि क्या इन पे अमल हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा ये कि इसको पार्टीज़म में बिल्कुल वाकई ना लेके जाएं, क्योंकि ये जो पीटीआई ने किया तो ये सिर्फ पीटीआई चाह रही थी, हम लोग तो ऐसा चाह नहीं रहे थे। उसको देख लें फिर फैसला करें, और ये स्टेट के फैसले होते हैं, ये किसी पार्टी के फैसले पार्टी के फैसले नहीं। हमजा हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो मुतासिर पे बच्चे ही हो रहे होंगे अगर बार बार इस तरह से चेंज हो रही है। हमने कुछ बात करनी है माहौलियात के ऊपर। साल 2020 में वर्ल्ड बैंक ने इस हकीकत को उजागर किया कि दुनिया की 80% जो GDP है वो शहर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर अब 4.2 बिलियन से ज़्यादा लोगों की मेज़बानी करते हैं, जो 1950 में 750 मिलियन थी। ताहम शहरों को इंसानियत के लिए चैलेंजेस और मसाइल से भी जोड़ा गया है। हाँ जी, और शहरों की खुराक और तवानाई की तलब को पूरा करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, और शहरों में दुनिया की तवानाई की खपत का 78% और उसकी खुराक की खपत का 80% हिस्सा है। बिल्कुल हमजा, अगर शहरों की बात करें तो शहर 70% ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के ज़िम्मेदार भी हैं, जो कि मौसमाती तब्दीली का सबसे बड़ा अंसर है, जो दुनिया के वजूद के लिए ख़तरा भी बन चुका है। और बड़े पैमाने पर माहौलियाती अशारियों के बिगाड़ में शहरों का भी बड़ा हाथ समझा जा रहा है, और इसके सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या हमने ठीक प्लानिंग नहीं की थी, अर्बन प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए थी, क्या अभी भी कुछ करके इस सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौल मोमी सलीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मोमी सलीम। ये बताइएगा कि शहरों की मनसूबाबंदी जो है वो क्या उसके बगैर फैलाव जो है, अगर हम देख लें माहौलियाती तब्दीली का, तो वो कितना उसके ऊपर गहरा असर पड़ रहा होता है कि हम उसकी प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर जो है वो हमारे माहौलियात जो है वो उसमें आलूदगी पाई जाती है। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। जी बिल्कुल, अर्बन जो हमारी इधर पाकिस्तान में, आपको पता है साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज होने वाला मुल्क है ये, और हमारा अर्बनाइजेशन रेट बहुत हाई है, और एक अंदाजे के मुताबिक कुछ अरसे में हमारी 40% जो है हम शहरों की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, और पॉलिसी ना होने के तहत अर्बन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, तो हमारी अनप्लान्ड मूवमेंट होती है, और अनप्लान्ड मूवमेंट से क्या होता है कि आपके पेरी अर्बन एरियाज बन जाते हैं। पेरी अर्बन हमारा जो शहरों के आसपास बन जाते हैं, अब ना वो एक्टिविटीज मुयसर होती हैं, फिर वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जैसे जैसे पानी का इस्तेमाल, दरख्त काटना ईंधन के लिए, बाकी चीजें, इस वजह से शहरों की जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और हम तो तमाम शहरों में देखते हैं कि ये एक जो हमारे 8 बड़े शहर हैं मुल्क के, उसमें हम देखते हैं कि ये काफी हद तक जो है फिनोमेना प्रिवेल करता है। ठीक है मोमी साहिबा, ये बताइएगा कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं? हम नए शहर आबाद क्यों नहीं कर सकते हैं, करना नहीं चाहते हैं, सहूलियात नहीं देना चाहते हैं वहाँ पर, और फिर हम ऐसा करते हैं कि जी के जो कभी हमें फसलें नज़र आती थी वहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं, और मज़ीद मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। कोई हल है अभी हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट भी वैसे बहुत ज़्यादा सवाल उठाती है। हल तो देखिए बिलाशुबा है, आपके पंजाब में अर्बन यूनिट बना था, इसी तरह से आई थिंक पॉलिसी का फुकदान है इसको सबसे पहले, क्योंकि आपका लैंड यूज़ का कोई सिस्टम नहीं, इस सब पॉलिसी लैंड यूज़ के लिए भी नहीं है कि आपने कितना एग्रीकल्चर लैंड रखना है, कितना आपने हाउसिंग के लिए रखना है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, आपने जो हिंट किया, आपने कहा कि और शहर हम बनाएं, तो इकोनॉमिक यूनिट हमें नए बनाने चाहिए, उससे ना सिर्फ हमारी एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, अच्छी तरफ जाएगी, बल्कि आपको
जो है साफ सुथरा माहौल भी मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ शायद पॉलिसी नहीं है, तो उसकी तरफ एक नैरेटिव है। तो आप लोगों को एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, जहां से आप एग्जिस्टिंग शहरों को जो है, देखिए ये पुराना फिनोमेना था ना, एक पहली लेयर थी अर्बनाइजेशन की जिसमें लोग शहरों में आके आबाद हो जाया करते थे, तो उसमें कहीं रोकथाम नहीं थी, नए शहर नहीं बन रहे थे। अब क्योंकि हम लोग अपना जो सिचुएशन है वो एक पॉइंट है जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, अब हमें नए शहर आबाद करने की जरूरत है। बल्कि मैं रिलीजियस की बात करूँ तो इस्लाम में भी ये है कि नए शहर आबाद, बिल्कुल बहुत जरूरत है हमें नए शहर आबाद करने। अच्छा मोमी साहब, ये भी बताइएगा कि हाइब्रिड अर्बनाइजेशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है, तो इसके जरिए कैसे माहौलियाती तब्दीलियों के जो मुज़र असरात हैं उनसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हर किसी को अर्बनाइज होने की जरूरत नहीं है, अर्बन सेंटर्स करवाने की जरूरत नहीं है। आपको रूरल एरियाज में इतनी डेवलपमेंट करनी चाहिए है, और आपको पता है हमारे बहुत से NRSPs हैं, बाकी हैं जो रूरल डेवलपमेंट पे हैं। आप अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखिए, पुश फैक्टर यूजुअली माइग्रेशन का क्या होता है, आपका एक इकोनॉमिक होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप रूरल एरियाज में और जैसे आप इससे पहले एजुकेशन की बात कर रहे थे, आपको एजुकेशन को लिंक करने की बहुत जरूरत है। चित्राल की मैं बात करूँ तो माइक्रो हाइडल्स है वहाँ पे, अगर आप वो वाली की एजुकेशन बच्चों को देंगे तो वो वहां से यहाँ शहर में नौकरी के लिए नहीं आएंगे, वो वहीं पे अपने इलाके के लिए काम करेंगे। तो ये इस तरह की छोटी छोटी जो इश्यूज हैं और इस तरह के छोटे छोटे इकदाम हैं, इनकी बहुत जरूरत है, जहाँ आपको लिंक अप करने की जरूरत है, एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट विद एनवायरनमेंट। तो वो जो लिंकेजेस हैं, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पॉलिसी लेवल पे और एक्शन लेवल पे, वो भी बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है मोमी साहब, आपको वैसे मतलब कि मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है कि ऐसी कोई पॉलिसी हमारे जहन में है भी, या हम बना भी सकते हैं? हम ये देखें, छोटे इलाके हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि देहाती इलाकों से लोग जीत कर आते हैं इलेक्शन, उन्होंने पॉलिसी बनानी होती है, लेकिन उन सारों के अगर घरों को देख लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर उनके घर होते हैं, वो आके खुद इसके अंदर रह रहे होते हैं, तो वो उनको बेहतर करने के बारे में पॉलिसी क्यों बना रहे होंगे? आपको लग रहा है कि हमारी मतलब कि जिन्होंने पॉलिसी बनानी है वो लोग ही इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत तो है, या उनको भी यही लगता है कि शहर की ज़िंदगी अच्छी है, इधर ही रहते हैं, उधर कुछ बेहतरी करने की क्या ज़रूरत है, चंद सड़कें बना देंगे सब कुछ बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल, जब तक आप ऑल्टरनेट लोगों को नहीं देंगे ऑफ कोर्स वो शहरों की तरफ आएंगे। जहां तक पॉलिसी की बात है तो मैंने सुना था क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर काम शुरू किया था, लेकिन मुझे आज पिछले 2 साल हो गए हैं, मुझे उसका कोई ड्राफ्ट वसूल नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद अर्बनाइजेशन से आजकल काम कर रही हूँ। एक इदारा खोला है जिसके तहत हम लोग यही अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। आपका ट्रांसपोर्ट है, आपकी वेस्ट है, आपका कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, ये सब वो इश्यूज हैं जो आपके अर्बन एरिया से निकल के आ रहे हैं। और जब तक हम अर्बन पॉलिसी प्रॉपर नहीं बनाएंगे, लैंड यूज पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हमारे ये जो एनवायरनमेंट है वो और ज्यादा डिग्रेड होता जाएगा। और ऑलरेडी आपको पता है हम क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है, क्योंकि बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है तो वो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करती है। बिल्कुल ठीक है मोमी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर, बहुत ज़्यादा अहम है कि हमें नए शहर आबाद करने हैं, वहाँ पर सहूलियात देंगे तो बच्चों को, सबसे पहले तो बच्चा हिजरत किस लिए करता है? पढ़ाई के लिए। माँ बाप कहते हैं बेटा हमें छोड़ के बुढ़ापे में चले जाओ, क्योंकि तुम अपना फ्यूचर बना लोगे, और फिर वो बच्चा कभी वापस नहीं जा पाता, क्योंकि उसको जो अपॉर्चुनिटीज बड़े शहरों में नजर आ रही होती हैं वो वापस देहात में जाके। जब वो एक बच्चा पढ़ने के लिए अगर शहर में आए तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियस ही बात है देहात में तो नहीं होगी, वो वहीं पर होगी, फिर वो वहीं पर रह जाते हैं, फिर मतलब वो पीछे इस तरह से मतलब वापस दोबारा नहीं जाते हैं। वो अपने फैमिली भी जो है फिर शहर के अंदर ही आबाद करता है और बसाता है। हमें इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे